Hello, welcome to Entrepreneurship Class, the Master's Word. Give a thumbs up to like the video and subscribe the channel. For that, whenever I upload the next video, it may reach to you first and you may have the first mover advantage. Today's topic is chapter number 2, Entrepreneurial Planning. Entrepreneurial Planning. The meaning of the planning we have discussed in the last chapter, that planning, thinking in advance. Thinking in advance what is to be done means define the objectives, like what you are to do, what the business organization is to do. That is the objective. Think in advance. And how it is to be done or how something to be done, कैसे करना है, that is called policy, strategies. Who will do means organizing, human resource. From where we will arrange the resources, human resource, financial resource, material resource, technical resource. All these things are decided in advance. That's why we call it planning. Now a part of the planning we are going to discuss, the topic is know the business. First of all, we in the business planning we think of business, that what we are to do, what type of business we are to run, what type of business, how know the business, business क्या है, what is the business, and what type of business we are going to do. Okay, we will talk on this later. Now we are talking about the types of human activities. I hope that in 11th standard you have learned the types of economic activities or non-economic activities. Type of human activities is a number of activities are conducted by the human beings. Human beings होते हैं सुबह से शाम तक बहुत सारी एक्टिविटीज कंडक्ट करते हैं. हंसना, खाना, खेलना, कूदना, हेल्पिंग नेचर होती है, कुछ अर्निंग. That's why the human activities have been categorized into two categories. First, non-economic activities and second, economic activities. Non-economic activities are those activities which are done, conducted not for the earning purpose, not for having some profits. Non-economic activities means हम कह सकते हैं ये वो activities हैं जो किसी अर्निंग पर्पस के लिए नहीं की जाती, जिनका मोटिव अर्निंग नहीं होता, जैसे हंसना, खेलना, कूदना, हेल्प करना, किसी की मदद कर देना, थिंकिंग करना, एडवाइस देना, बहुत सारी चीजें हैं. स्पेशली इनका पर्पस अर्निंग नहीं होता. टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज. रिलीजियस, रिलीजन वर्शिप करते हैं, प्रे टू गॉड, वर्शिप करना, और विश फॉर समवन, किसी के लिए दुआ मांगना. कोई भी आप रिलीजियस से रिलेटेड, फास्ट, हैविंग फास्ट एटसेट्रा, तो जो भी रिलीजियस से रिलेटेड आपकी एक्टिविटीज होती हैं वो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज में आती हैं, क्योंकि इनका मोटिव अर्निंग नहीं होता. नेक्स्ट, पेरेंटल. पेरेंट्स मीन्स आपके जो पेरेंट्स से रिलेटेड या फैमिली से रिलेटेड कोई भी एक्टिविटीज हैं, उनकी हेल्प करना, मदद करना, बड़ों की जो भी है उनकी सेवा करना या उनका कहना मानना, अभी करना, वो पेरेंटल एक्टिविटीज में आपकी नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज में आती हैं, जिनका पर्पस अर्निंग नहीं होता. आफ्टर दैट, सोशल एक्टिविटीज. These are those activities which are conducted for the helping of the societies. सोसाइटी की हेल्प करना, सोशल. ठीक है, सोसाइटी की आप हेल्प कर रहे हैं, सोशल में कुछ कर रहे हैं, जैसे चैरिटी प्रोवाइड कर देना या कैंप लगाना, बच्चों को पढ़ाना, गरीब बच्चों को बिना किसी अर्निंग पर्पस के लिए. ठीक है, या चैरिटेबल ट्रस्ट आप खोल देते हैं, एनजीओ, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस, एनपीओ, नॉन फॉर प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशंस. तो ऐसी जो ऑर्गेनाइजेशन है जो सोशल वेलफेयर के लिए होती हैं, कहीं ना कहीं हमें सेल्फ सेटिस्फेक्शन देकर जाती हैं. सेल्फ सेटिस्फेक्शन, आत्मसंतुष्टि, और कई बार हमें मन से खुशी देकर जाती हैं. ये सब कहलाती हैं नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी, जहां पर आपकी मार्केट में या सोसाइटी में एक इमेज बन सकती है, गुडविल बन सकती है, रेपुटेशन हो सकती है. ठीक है, आप जाने जा सकते हैं, लेकिन अर्निंग पर्पस नहीं है यहाँ. सेकेंड, वी आर टॉकिंग अबाउट इकोनॉमिक एक्टिविटीज. फर्स्ट ऑफ ऑल, बिजनेस, प्रोफेशन, एम्प्लॉयमेंट. हमने इनको 3 कैटेगराइज में रखा है, बिजनेस, प्रोफेशन
एम्प्लॉयमेंट। अब आपको डिस्कस करते हैं एग्जांपल्स के साथ। पहले बिजनेस की बात करेंगे। बिजनेस की डेफिनेशन को ध्यान से सुने। बिजनेस इज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी इन विच प्रोडक्शन और परचेज और बोथ of goods or services or both take place for the purpose of resale on a regular basis is called business। जैसे आपने बोला था बिजनेस इज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी, तो ये क्लियर हो जाता है कि बिजनेस में अर्निंग के लिए क्या जा रहा है, तो प्रॉफिट बोलने की जरूरत नहीं है। अब बोला था इन विच प्रोडक्शन और परचेज और बोथ। कई बार होता है आप प्रोडक्शन कर रहे हैं सेल करने के लिए, या परचेज किया सेल करने के लिए। कुछ लोग कह सकते हैं जी हमने रॉ मटेरियल परचेज किया ताकि प्रोडक्शन कर सकें फिर सेल कर सकें। ठीक है, प्रोडक्शन या परचेज या दोनों, परचेज प्रोडक्शन। ठीक है, कुछ चीज क्या करते हैं, आपका प्रोडक्शन चल रहा है और आपने कोई चीज खरीदी भी, अपने प्रोडक्शन में दूसरी जो खरीदी है उनको क्लब करके बेच दिया। तो परचेज प्रोडक्शन या दोनों ही रीसेल पर्पस के लिए रेगुलर बेसिस पर, रेगुलर वर्ड को ध्यान रख देना, रेगुलर बेसिस पर अर्निंग मनी के लिए जब किया जाता है बिजनेस कहलाता है। मोटिव होता है प्रॉफिट। रेगुलर एक्टिविटी, आपने अपनी या कोई भी एक पर्सन है उसने अपनी बाइक सेल कर दी और 50,000 की बाइक थी 60,000 में सेल कर दी। दैट इज नॉट अ बिजनेस बिकॉज इट इज नॉट रेगुलर बेसिस। कोई एक बार एक्टिविटी की जाए तो वो रेगुलर बेसिस नहीं कहलाती, इसलिए वो बिजनेस नहीं है। हाँ, अब वो पर्सन क्या करता है, बार बार बाइक परचेज करता रहता है, बार बार सेल करता रहता है रेगुलर, और ये उसके अब रूटीन में आ चुका है। रेगुलर का मीन ये नहीं होता रोज रोज, रेगुलर का मीन ये नहीं होता वीकली। रेगुलर होता ठीक है 2 दिन बाद, 3 दिन बाद, या हर हफ्ते या 10 दिन। ठीक है, ऐसे प्रॉपर्टी डीलर्स भी होते हैं, मकान खरीदते हैं, कब खरीदते हैं बेचते हैं, लेकिन हाँ खरीदते बेचते रहते हैं, दैट इज कॉल्ड रेगुलर। ठीक है, तो बाइक खरीद रहे हैं फिर बेच रहे हैं, फिर वो बिजनेस बन जाएगा। मींस रेगुलर एक्टिविटी होनी चाहिए, अर्निंग मनी होनी चाहिए। तो ये जो रेगुलर एक्टिविटी है इस पर केस स्टडीज आ जाती हैं, आपको ध्यान रखना है। और मैन्युफैक्चरिंग, जो मैंने बोला था वर्ड मैन्युफैक्चरिंग, बिजनेस इज एन, तो मैन्युफैक्चरिंग पर भी केस स्टडीज आ जाती हैं। ये हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे कि मैन्युफैक्चरिंग क्या होती है। चलो अभी डिस्कस कर लेते हैं साथ के साथ। मिस्टर अशोक, मिस्टर अशोक क्या करता है, कपड़ा खरीदता है और शर्ट बनाकर उसको मार्केट में ले जाता है। तो फिर और भी बहुत सारे केसेस, मैंने लाइन बोली है खास, आपसे पूछा गया है किस एक्टिविटी में वो इन्वॉल्व है। तो हो सकता है कोई बच्चा आंसर दे इकोनॉमिक, कोई नॉन इकोनॉमिक। इकोनॉमिक सही है, लेकिन आंसर आपका क्या जाएगा, परफेक्ट आंसर मैन्युफैक्चरिंग। मैन्युफैक्चरिंग, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग क्या होती है, कन्वर्टिंग द रॉ मटेरियल इनटू फिनिश्ड गुड्स और कन्वर्टिंग द रॉ मटेरियल इनटू कंज्यूमेबल गुड्स। कंज्यूमेबल मींस those goods which are ready to be consumed, which are ready to use for the purpose this for which these goods have been produced। तो ये मैन्युफैक्चरिंग कहलाती है। बिजनेस में मैन्युफैक्चरिंग आई। तो चलो ये बिजनेस हो गया गुड्स या सर्विसेज का। सर्विसेज भी, सर्विसेज जनरेट होती हैं, सेल की जाती हैं। अब कोई बच्चा कहेगा सर आपने तो परचेज भी बोला था, क्या सर्विस परचेज की जा सकती है? यस। आप ध्यान करें, पहले पीसीओ होते थे, वो क्या करते थे, वो अपनी खुद की कम्युनिकेशन सर्विस जनरेट नहीं करते। मींस टू से आइडिया, एयरटेल, वोडाफोन, ये क्या करती हैं, ये अपनी सर्विस जनरेट करती हैं और आगे सेल करती हैं। लेकिन पीसीओ जो थे पहले, अभी भी होंगे शायद कुछ, वो क्या करते थे, सर्विस परचेज कर दी और परचेज करने के बाद आगे सेल कर दी। हो सकता है कुछ लोग आज के टाइम में ब्रॉडबैंड सर्विसेज ऐसे सेल करते हो कि खुद ने परचेज की हुई है उस सर्विस को आगे सेल कर देते हैं। तो सर्विसेज भी सेल होती हैं, पर सर्विसेज जनरेट होती हैं। तो परचेज सेल करते हैं सर्विस को, और जनरेट सेल भी करते हैं। तो प्रोडक्शन और परचेज और बोथ, गुड्स और सर्विसेज और बोथ, या तो गुड्स का प्रोडक्शन परचेज चल रहा है या सर्विसेज का, या कोई कंपनी हो सकती है कि दोनों में डील कर रही है, गुड्स भी और सर्विसेज भी। ठीक है, जैसे इंडिकॉम, टाटा इंडिकॉम थी पहले, अब रिलायंस में आ गई है वो। तो रिलायंस के फोन भी आते हैं और रिलायंस की जियो कंपनी कम्युनिकेशन सर्विस भी दे रही है, मींस प्रोडक्ट प्लस सर्विस।
तो ये बिजनेस में आ गया। आफ्टर दैट वी आर टॉकिंग अबाउट द प्रोफेशन। प्रोफेशन क्या कहलाता है? प्रोफेशन जनरली हम जब बात करते हैं क्या प्रोफेशन है, तो ये पढ़े लिखों से रिलेटेड होता है, जो क्वालिफाइड होते हैं लोग, जो डिग्री होल्डर होते हैं, क्वालिफाइड, क्वालिफिकेशन डिग्री, जैसे डॉक्टर्स, इंजीनियर हो सकते हैं कहीं, जहां कंपल्सन होता है कि इंजीनियरिंग डिग्री होनी चाहिए, अदरवाइज डॉक्टर्स के लिए कंपल्सन है, चार्टर्ड अकाउंटेंट, एडवोकेट्स, दे मस्ट हैव द डिग्री, क्वालिफिकेशन and the training also, that is called profession। तो आप कह सकते हैं profession is an economic activity which requires the qualification degree in a particular field and the training। example CA, advocates, doctors, etc। after that we are talking about the employment। अब जब हम employment की बात करते हैं तो हम थोड़ा सा इसका एग्जाम्पल भी देंगे प्रोफेशन का। एम्प्लॉयमेंट वर्ड आता है तो सिंपल लैंग्वेज जो आपकी बुक्स में है या जो आप तक ने पढ़ी है उसमें ये वर्किंग फॉर अदर्स फॉर गेटिंग रेम्यूनरेशन। एम्प्लॉयमेंट होता है किसी दूसरे के लिए काम करना, दूसरा कौन? बिजनेसमैन के लिए। एम्प्लॉयमेंट मींस वर्किंग फॉर अदर्स फॉर गेटिंग रेम्यूनरेशन। रेम्यूनरेशन मींस सैलरी, वेजेस, कमीशन, व्हाटएवर इज कॉल्ड एम्प्लॉयमेंट। लेकिन मैं आपको अपनी एक दूसरी डेफिनेशन बताता हूं, जो कि उसमें एक वर्ड आता है कंट्रोल, मोस्ट इंपोर्टेंट है। उसके ऊपर अभी हम दो केसेस से डिस्कस करेंगे, आप ध्यान से समझना, ये आपके लिए काफी काम आने वाली चीजें हैं। एम्प्लॉयमेंट, वर्किंग फॉर अदर्स अंडर द कंट्रोल फॉर गेटिंग रेम्यूनरेशन इज कॉल्ड एम्प्लॉयमेंट। आपने कहा सर ये क्या वर्ड बोल दिया आपने, कंट्रोल? हाँ, कंट्रोल, वर्किंग फॉर अदर्स under the control for getting remuneration or salary is called employment। अब तो एग्जांपल देते हैं आपको। एक डॉक्टर है, प्रोफेशन आ गया, लेकिन डॉक्टर ने जैसे ही एम्स हॉस्पिटल है आपका, सरस्वती, ठीक है, बाकी बिहारी डेंटल कॉलेज, इसमें जैसे ही वो गया यानी हॉस्पिटल में उसने जॉब करनी शुरू कर दी, दैट्स कॉल्ड एम्प्लॉयमेंट। और उस डॉक्टर के ऊपर कंट्रोल है किसका? उस हॉस्पिटल या मेडिकल कॉलेज के रूल्स, रेगुलेशंस, टर्म्स, कंडीशंस, जिन्हें कहते हैं नॉर्म्स का, तो वो अंडर कंट्रोल आ गया, तो क्या कहलाया वो? एम्प्लॉयमेंट। एक चार्टर्ड अकाउंटेंट सीए बन गया, अब सीए बनने के बाद वो कंपनी में गया, एम्प्लॉयमेंट हो गया। वो सीए अपने लिए प्रैक्टिस नहीं कर रहा है, he is not doing practice for himself, he is doing job, he is doing work for the company, that's called employment। and under the control, कंपनी के रूल्स रेगुलेशंस के अकॉर्डिंग, नॉर्म्स, कंडीशंस के हिसाब से। कंपनी कहती है वर्क हो नहीं हो, आपको सुबह 7 o'clock आना है, ठीक है 7 o'clock आएंगे, और 10 o'clock जाना है, ठीक है 10 o'clock आएंगे। कंपनी आपको संडे बुलाएगी, संडे को आना पड़ेगा, ठीक है जी आएंगे। या आपके सुपीरियर होंगे, ठीक है सर, या आपके बॉस बोल रहे हैं, ठीक है सर, ड्रेस कोड है, ठीक है सर। There is a control of rules, regulations of the organizations, that is called control। अब ये आपको समझ में आ गया, अच्छा कोई प्रोफेशन एम्प्लॉयमेंट भी हो सकता है, एम्प्लॉय, क्योंकि वहां कंट्रोल वर्ड आता है। अब आपको एक चीज और क्लियर कर देते हैं यहां पर, एम्प्लॉयमेंट। अब एक पर्सन ने क्या करा, उसको कहीं दिल्ली जाना था, दिल्ली जाना था, तो ठीक है उसने कॉल करी, कॉल करने के बाद एक टैक्सी को बुला लिया, टैक्सी वाला आ गया। अब टैक्सी वाला आके आया, चलो जी चलते हैं, दिल्ली चलते हैं, ठीक है। अब जैसे ही यहाँ बैठे, कोई पर्सन वो बैठा कि उसकी टैक्सी में, ठीक है दिल्ली जाना है, उसने एक्सीलेटर पे पैर दबाया ड्राइवर ने बहुत तेज, अरे धीरे धीरे चलाओ, ठीक है सर धीरे चला लेता हूँ, अरे तेज चलाओ थोड़ा, ठीक है सर तेज चला लेता हूँ। अब आप मीन्स जो अंदर सवारी है, पैसेंजर हैं, वो उसको बार बार इंस्ट्रक्शंस नहीं दे सकते, क्योंकि वो छुट्टे ही क्या बोलता है, सर बस आपको जाना है दिल्ली, नहीं जाना, मैं आपका नौकर नहीं हूं, जैसे मुझे समझ में आती है मैं वैसे चलाऊंगा, मन हो तो सम करो, अदरवाइज दूसरी करके जाओ। मींस वो ड्राइवर, टैक्सी ड्राइवर कैन, यू कैन से, या टैक्सी ओनर, आप कह सकते हैं कि वो कंट्रोल में नहीं है, इसलिए वो किसी का एम्प्लॉय नहीं है।
वो उसका अपना छोटे लेवल पर बिजनेस कह दें, बिजनेस हो सकता है क्योंकि वो सर्विस सेल कर रहा है, अपनी सर्विस सेल कर रहा है, प्रोफेशन तो है नहीं, वो सर्विस सेल कर रहा है कि आपकी उसकी अपनी गाड़ी है अपनी, और वो अपनी गाड़ी से सर्विस देता है कि ठीक है किसी सवारी को, पैसेंजर को एक जगह से दूसरी जगह छोड़ना है, और वो किसी के कंट्रोल में रहकर काम नहीं कर रहा है। तो कंट्रोल वर्ड आता है जब एम्प्लॉयमेंट की बात करते हैं। एम्प्लॉयमेंट मींस वर्किंग फॉर अदर्स फॉर गेटिंग द रेम्युनरेशन अंडर द कंट्रोल, वर्किंग फॉर अदर्स फॉर अंडर द कंट्रोल फॉर गेटिंग रेम्युनरेशन। रेम्युनरेशन मींस सैलरी, वेजेस, कमीशन एटसेट्रा। तो ये आपका बिजनेस, प्रोफेशन और एम्प्लॉयमेंट का मीनिंग था। इनको दोबारा से समझने के लिए आप दोबारा वीडियो देखें तो 2 बार 3 बार देखें और अच्छे से क्लियर हो जाएगा, बहुत अच्छे से। मैंने ठीक से एग्जांपल्स भी दिए हैं, केस स्टडीज भी बताई हैं। ये केस स्टडी थी आपको जो मैंने डिस्कस की है, ड्राइवर वाली, कंडक्टर वाली, कि क्या वो एम्प्लॉय है या नहीं, या कह सकते हैं आप विच इकोनॉमिक एक्टिविटी हैज बीन डिस्कस्ड इन द केस स्टडी, तो आप कहेंगे दैट इज अ बिजनेसमैन नॉट एम्प्लॉय। वो कार ड्राइवर जो कि टैक्सी वाला है, आपके हमारे कॉल करने पर घर तक आया है और हमें दिल्ली लेकर जाएगा, हमारे हिसाब से नहीं चलेगा, अपने हिसाब से चलेगा। हाँ, कुछ टर्म्स कंडीशंस हम रख सकते हैं कि भाई ऐसे नहीं, ऐसे चलना, इतनी तेज चला लेना, वो ठीक है, ओके, बट वी आर नॉट हैविंग द कंट्रोल ओवर हिम ऑफ द रूल्स, रेगुलेशंस, गाइडलाइंस एक्सेट्रा। This was all about the meaning of business, profession, employment. Now we are going to discuss the difference between these terms. Difference, हमने basis of difference एडवांस में लिख दिए हैं। basis of difference, first of all commencement. Commencement means start करना। बिजनेस को आप स्टार्ट कर सकते हैं, एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगा सकते हैं, किसी भी फॉर्म में बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की सोल प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप या कंपनी में आप बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं, कमेंसमेंट। लेकिन जब प्रोफेशन की बात करेंगे, प्रोफेशन को स्टार्ट करने से पहले आपके पास क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल एक डॉक्टर है तो उसके पास डॉक्टर की डिग्री होनी चाहिए, एमबीबीएस या एमडी व्हाटएवर, डीबीएमएस जो भी है। और एम्प्लॉयमेंट तो ठीक है, वो आप किसी भी बिजनेस में अप्लाई करें जॉब के लिए और अपॉइंटमेंट लेटर मिल जाए तो उसका एम्प्लॉइज का एम्प्लॉयमेंट स्टार्ट हो जाएगा अपॉइंटमेंट लेटर के साथ। क्वालिफिकेशन, बिजनेस में क्वालिफिकेशन की रिक्वायरमेंट नहीं है, कोई भी पर्सन बिजनेस स्टार्ट कर सकता है, जिसको नॉलेज हो बिजनेस की वो बिजनेस स्टार्ट कर ले, तो नो क्वालिफिकेशन इज रिक्वायर्ड। प्रोफेशन, क्वालिफिकेशन और डिग्री इज कंपल्सरी, इट इज मस्ट टू हैव। विदाउट द डिग्री, without the qualification, a doctor cannot do the practice or advocate cannot do the practice. In the same manner, a chartered accountant cannot be called chartered accountant. आप कह सकते हो चार्टर्ड अकाउंटेंट या डॉक्टर या एडवोकेट ही नहीं कहलाएंगे जब तक कि उनके पास डिग्री नहीं है, तो प्रैक्टिस तो बाद की बात है। एम्प्लॉयमेंट में क्वालिफिकेशन, एम्प्लॉयमेंट में क्वालिफिकेशन हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है, वो तो जैसा ओनर या बिजनेसमैन या एम्प्लॉयर बोलेगा उसी के अकॉर्डिंग डिग्री होगी, अदरवाइज कोई रिक्वायरमेंट नहीं होगी। आफ्टर वी आर टॉकिंग अबाउट द इन्वेस्टमेंट, बिजनेस में इन्वेस्टमेंट ज्यादा चाहिए होता है कंपैरिजन टू प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट। मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है बिजनेस की, मैन्युफैक्चरिंग तो मशीन चाहिए, रॉ मटेरियल, हैंडसम अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट यू रिक्वायर। और यदि ट्रेडिंग है तो भी इन्वेस्टमेंट चाहिए, लेकिन मैन्युफैक्चरिंग से कम। पर जब हमें बात क्या करनी है, हमें बिजनेस, प्रोफेशन, एम्प्लॉयमेंट में बात करनी है, तो प्रोफेशन में तो एम्प्लॉयमेंट, इस प्रोफेशन में कंपैरिजन टू बिजनेस इन्वेस्टमेंट कम होता है, कम होता है। क्योंकि यदि एक चार्टर्ड अकाउंटेंट है, वो सोचता है कि ठीक है मैं अपनी खुद की प्रैक्टिस कर लूं, तो सिंपली उसे एक ऑफिस लेना है, ऑफिस हो सकता है रेंट पर भी ले ले, थोड़े बहुत फर्नीचर वगैरह और अपनी प्रैक्टिस स्टार्ट। डॉक्टर है ठीक है, अपना क्लिनिक वगैरह स्टार्ट। कंपैरिजन टू बिजनेस कम होता है। और एम्प्लॉयमेंट में ये कह सकते हैं आप इन्वेस्टमेंट की जरूरत नहीं होती। हाँ, अभी किसी एक स्टूडेंट ने बोला था कि सर इन्वेस्टमेंट की जरूरत हो सकती है शायद, हाँ तो कहीं हो सकती है, वो आपका वो इन्वेस्टमेंट नहीं कहलाएगा, वो पर्सनल यूज कहलाएगा। फॉर एग्जांपल, यदि किसी एम्प्लॉय को जॉब पर जाने के लिए बाइक परचेज करनी पड़ गई, तो जो बाइक है ना वो उसकी पर्सनल प्रॉपर्टी कहलाएगी, बिजनेस के लिए इन्वेस्टमेंट नहीं, ठीक है, पर्सनल प्रॉपर्टी, उसे उसके घर से संबंधित समझा जाएगा, दैट रिलेट्स टू हिज होम, हाउस होल्ड पर्पस। तो इन्वेस्टमेंट ठीक है, नील कह सकते हैं आप यहाँ, और यहाँ
लोअर कंपेरिजन टू बिजनेस, बिजनेस के कंपेयर में कम हो सकता है, ठीक है। बाकी तो बेटा सिचुएशन डिसाइड करती है कि प्रोफेशन है, डॉक्टर अपना क्लिनिक किस प्लेस पर खोलना चाहता है और उस प्लेस पर क्या प्रॉपर्टी की वैल्यू चल रही है, फिर आप उसी प्लेस पर फिर बिजनेस के लिए प्रॉपर्टी की वैल्यू कंपेयर करना, ठीक है, तब आपको पता चलेगा हाँ कंपेरेटिवली कम है। आफ्टर ऑल रिस्क, बिजनेस में रिस्क ज्यादा होता है कि प्रॉफिट हो या लॉस हो कुछ पता नहीं होता। प्रोफेशन में रिस्क कंपैरेटिवली कम होता है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है प्रोफेशंस में फीस, हालांकि फीस लोग एडवांस लेते हैं डॉक्टर्स वगैरह और जो भी हैं, कई बार कुछ ऐसा होता है क्लाइंट्स होते हैं जो फीस एडवांस नहीं दे पाते, तो उनसे फीस का ही रिस्क होता है, ज्यादा रिस्क नहीं होता, लिटिल रिस्क। और यहां पर आपने बुक्स में पढ़ा होगा एम्प्लॉयमेंट में नो रिस्क, मैं पढ़ाता हूं कि ठीक है नो रिस्क और लिटिल रिस्क, एम्प्लॉयमेंट में रिस्क नहीं होता। लॉस यदि बिजनेसमैन को हुआ, प्रॉफिट हो या लॉस हो, सैलरी उसको मिलनी है, पर कई बार ऐसा होता है बिजनेस को ज्यादा लॉस होता चला जाए कंटिन्यूअसली, उसकी सैलरी रोक दे या थोड़ी थोड़ी देना शुरू कर दे। जैसे अब आप समझ सकते हैं कोरोना चल रहा है, इस माहौल में एम्प्लॉयज को कुछ एम्प्लॉयर्स 50% सैलरी या थोड़ी थोड़ी करके दे रहे हैं, आप कह रहे हैं कि ठीक है बाद में दे देंगे। अब कुछ बिजनेसमैन जो कि ठीक है कह रहे हैं फिलहाल शुरुआती बिजनेस है, कोई नई कंपनी स्टैब्लिश हुई है, स्टार्टिंग में लॉस हुआ है या प्रॉफिट इतने नहीं हुए, सैलरी दी जा रही है, बाद में कंडीशन सिचुएशन ऐसी आ गई कंपनी बंद हो रही है, तो उस कंडीशन में एम्प्लॉयज का लॉस हो सकता है कि उनका जो पेंडिंग अमाउंट था वो नहीं मिल पाया। हालांकि कोर्ट डिसाइड करती है कि किसको कितना मिलना है, पर वो पूरा कई बार नहीं मिल पाता, क्योंकि कंपनी बंद ही तब होगी जब उसके एक्सपेंसेस ज्यादा हो जाएंगे, डेब्ट्स ज्यादा हो जाएंगे और असेट्स कम रह जाएंगी, तो उस कंडीशन में आप समझ सकते हैं लिटिल रिस्क है। आफ्टर ऑल ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट, इंटरेस्ट का ट्रांसफर करना मींस ओनरशिप ट्रांसफर करना, ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट ट्रांसफर करना मींस एक जगह से दूसरे, एक हाथों से दूसरे हाथों में पहुंचा देना, तो ये ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट का मतलब है ओनरशिप ट्रांसफर करना। आप कोई कंपनी अपने बिजनेस को दूसरी कंपनी को सेल कर सकती है, या एक बिजनेसमैन अपने बिजनेस की असेट्स का या बिजनेस के वैल्यूएशन करके दूसरे को सेल कर सकता है, और टाइटल ऑफ ओनरशिप ट्रांसफर किया जा सकता है, दैट इज कॉल्ड ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट। कि मेरा कोई बिजनेस है और आपको परचेज करना है, तो ठीक है कागजों में मींस रजिस्ट्रेशन करा लेते हैं, रजिस्ट्रेशन करा लेते हैं, मैंने सेल कर दिया, तो टाइटल ऑफ ओनरशिप ट्रांसफर हो गया, पहले मैं ओनर था अब आप ऑनर बन गए हैं, दैट इज कॉल्ड ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट। बट व्हाट अबाउट द प्रोफेशन, क्या प्रोफेशन में ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट पॉसिबल है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। एक चार्टर्ड अकाउंटेंट जिसके पास सी की डिग्री है, आपसे पैसे लेकर आपको अपनी डिग्री देकर ये नहीं कह सकता कि आप सी बन गए। ऐसे एक डॉक्टर आपसे पैसे लेकर आपके हाथ में अपनी डिग्री देकर ये नहीं कह सकता आप डॉक्टर बन गए। Means to say transfer of interest is not possible in profession. बिजनेस में हो सकता है, प्रॉपर्टी सेल होती है, परचेज सेल होती है, बट नॉट पॉसिबल इन प्रोफेशन, और ऐसी एम्प्लॉयमेंट नॉट पॉसिबल। नेक्स्ट, कोड ऑफ कंडक्ट। कोड ऑफ कंडक्ट मींस काम करने का तरीका, क्या काम करना है, कैसे प्रैक्टिस करनी है। बेटा जब आप बात करते हैं बिजनेस की, तो बिजनेस में ऐसा कोई कोड ऑफ कंडक्ट नहीं होता। चलो पहले कोड ऑफ कंडक्ट को बताने के लिए हम प्रोफेशन की बात करते हैं। आप एक डॉक्टर से क्या उम्मीद करते हैं कि कोई पेशेंट आया डॉक्टर के पास और डॉक्टर ने कहा ठीक है 100 रुपए लाओ दो ट्रीटमेंट देखेंगे, या फिर रात हो रही है 100 रुपए नहीं 500 रुपए हो गए, प्रॉफिट लॉस का हिसाब लगा रहा है। नहीं, आप एक डॉक्टर से हमेशा ये बिलीव करते हैं, या कोई भी पेशेंट यदि आता है कि ठीक है वो सर्विस मोटिव पर ध्यान दे, सर्विस, और उसे अपने पेशेंट के साथ किस तरीके से डील करना है वो सिखाया जाए, कैसे डील करना है पेशेंट के साथ, कैसे उसको ट्रीट करना है, ये सब कैसे करना है ही कोड ऑफ कंडक्ट कहलाता है। इससे समझ नहीं आया होगा, दूसरा एग्जांपल देते हैं। एक चार्टर्ड अकाउंटेंट, क्या एक चार्टर्ड अकाउंटेंट से ये उम्मीद करोगे कि कंपनी में जाए और कंपनी से खूब पैसे ले ले
और जैसे कंपनी चाहे वैसे उसके अकाउंट्स की ऑडिटिंग कर दे। ऑडिट मींस कि हाँ सारे अकाउंट सही है, बढ़िया। नहीं, एक चार्ट अकाउंटेंट से ये उम्मीद की जाती है कि वो कंपनी की फेयर ऑडिटिंग करे, ट्रू एंड फेयर वैल्यू को रिप्रेजेंट करे कि वास्तव में प्रॉफिट हुआ है या नहीं हुआ है। प्रॉफिट हुआ है तो टैक्स दे। आप उनसे ये उम्मीद नहीं करते कि चार्टर्ड अकाउंटेंट कमाने के लिए करे। तो ये चीजें ना ICAI, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को कोड ऑफ कंडक्ट इशू करता है कि उनको अपनी प्रैक्टिसेस कैसे करनी है। ऐसे ही एक एडवोकेट से क्या उम्मीद की जाती है कि वो झूठ को जीता है या सच को जीता है? हाँ, सच को जीता है, पैसों के लिए झूठ को ना जीता है। और इस तरीके से वो कैसे प्रैक्टिस करेगा, कैसे काम करेगा, कैसे सोसाइटी को इंसाफ दिलाएगा, जस्टिस दिलाएगा, वो कहलाता है सारा कोड ऑफ कंडक्ट। तो एक एडवोकेट को जो कोड ऑफ कंडक्ट मिलता है वो बार काउंसिल से मिलता है, बार काउंसिल से, जहां वो रजिस्ट्रेशन होता है। चार्टर्ड अकाउंटेंट को ICAI, इंस्टीट्यूट ऑफ ICAI, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया, और डॉक्टर्स को मिलता है मेडिकल इंस्टीट्यूशन से, तो कोड ऑफ कंडक्ट। अब बात करते हैं बिजनेस की। ऐसा कोई बिजनेस में कोड ऑफ कंडक्ट स्पेशली नहीं होता। बिजनेस में प्रॉफिट अर्निंग के लिए काम किया जाता है, प्रॉफिट मेकिंग के लिए काम किया जाता है। लेकिन फिर भी आपको बता दें, आजकल मैनेजर्स आ रहे हैं, बड़े बड़े पढ़े लिखे बिजनेसमैन भी आ रहे हैं, काफी पढ़े लिखे, वो कोड ऑफ कंडक्ट के तरीके से ही अपने खुद से मोरल्स के बेस पर एथिक्स फॉलो करते हैं, जिनको कहा जाता है बिजनेस एथिक्स। उन्हें मालूम है कि सोसाइटी को कैसे सर्व करना है। यदि सोसाइटी को सर्व करेंगे, सोसाइटी की हेल्प करेंगे, सोसाइटी को कंप्लीट सेटिस्फैक्शन देंगे, तो ही बिजनेस लॉन्ग टर्म के लिए सर्वाइव कर पाएगा। लॉन्ग टर्म के लिए सर्वाइव करने के लिए वो जानते हैं कि बिजनेस की एक अच्छी इमेज मार्केट में होना जरूरी है। अब बात करते हैं एम्प्लॉयमेंट। एम्प्लॉयमेंट के कोड ऑफ कंडक्ट कुछ नहीं होता। जो भी बिजनेसमैन या एम्प्लॉयर ने नॉर्म्स बताई हैं, NORMS, नॉर्म्स, नॉर्म्स मींस रूल्स, रेगुलेशंस, टर्म कंडीशंस, उनको फॉलो करते करते ही, उन नॉर्म्स कंडीशंस के कंट्रोल में रहते ही अपनी जॉब करनी होती है। After all, we are talking about the reward. In the business, reward is a profit. Revenue minus expenses, profit. And profit is the reward of risk, you can say. And in profession, no profit. We are talking about fees. डॉक्टर की फीस कितनी हुई, चार्टर्ड अकाउंटेंट की फीस कितनी हुई, एडवोकेट्स की फीस कितनी हुई, फीस। और एम्प्लॉयमेंट में बात करते हैं सैलरीज की, कि कितनी सैलरीज मिल रही हैं उसको, तो ये रिवॉर्ड कहलाया। नेचर ऑफ वर्क इन्वॉल्व, इसमें नेचर क्या है वर्क का, कि प्रोडक्शन होगा, परचेज होगा, सेल हो जाएगी। इसमें क्या होगा, ट्रीटमेंट होगा या सर्विस होगी, किसको, अपने क्लाइंट्स को। और इसमें क्या होगा, जॉब होगी, जॉब, डूइंग वर्क फॉर अदर्स। These are all about the know the business, what type of business you are doing, and the types of human activities, non-economic, economic types of economic activities, and the meaning and the difference. I hope that you have liked the video. Once again, I would like to recall that give a thumbs up to like the video and subscribe the channel. Thanks. Have a nice day.